तेलंगाना न्यूज़ टुडे के आमने सामने प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आइए इस प्रोग्राम में मिलते हैं कांग्रेस टीपीसीसी माइनॉरिटी सेल के वाइस चेयरमैन शेख मोहम्मद कलीमुद्दीन से। इनसे बातचीत करेंगे हमारे सीनियर सहाफ़ी मीर इनायत अली, एडिटर इन चीफ तेलंगाना न्यूज़ टुडे में। आइए देखते हैं प्रोग्राम आमने सामने। जनाब कलीम बाबा साहब, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। बराए मेहरबानी आप अपनी सियासी ज़िंदगी पर मुख्तसर से रोशनी डालें। मैं आपके चैनल के सारे व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहली बात, मुझको बुलाने के लिए यहाँ पर, और मेरा नाम कलीमुद्दीन बाबा है। मैं तेलंगाना वाइस चेयरमैन हूँ, कंटेस्टेड एमएलए बहादुरपुरा 2018 के अंदर जो है मैं कंटेस्ट करा हुआ हूँ। तेलंगाना वाइस चेयरमैन भी हूँ। हालात जो है अभी यहाँ की हमारी अगर लोकल सिचुएशन अगर देखें तो एक कम्युनल से भरा हुआ है। अब हाल ही में बीजेपी की जानिब से कौमी इजलास का इनेकाद अमल में आया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं इस तरीके से देखता हूँ, तेलंगाना के अंदर जो बीजेपी हरकत कर रही है कि हिंदुस्तान को घेर कर, दबोच कर, तोड़ मोड़ दे और बर्बाद कर दे, भारत के सत्यानाश कर दे, भारत को बर्बाद कर दे। इन पॉलिसियों के ऊपर बीजेपी जा रही है। बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। इससे ज़्यादा बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। तेलंगाना के अमन और सुकून को ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जो कि तेलंगाना की आवाम नहीं चाहेंगी कि बीजेपी जो अपने स्टेट में करती है वो काम बीजेपी हमारे तेलंगाना में करे। ये तेलंगाना की आवाम भी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आप देखिए, इनके बयानात देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो कोई एक समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के अंदर, जबकि जमहूरी मुल्क है हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है, तो जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने पे तुले हुए हैं तो दूसरे लीडरों की क्या बात। क्योंकि एक पूरी प्रजा, हिंदुस्तान की जितनी जनता है वो प्रधानमंत्री के बेटे बेटियों और बच्चों के जैसा है। वो भाइयों बहनों बोलते हैं, वो अपने समुदाय को भाइयों बहनों बोलते हैं और दूसरों को नहीं बोलते। क्योंकि वो टारगेट ही ऐसा करते हैं कि एक बड़ा आदमी बड़ी बात करना चाहिए। बड़े आदमी को कभी भी बड़ी बात करने से होना चाहिए और मिलाप की बात करना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री ऐसा है, श्री नरेंद्र मोदी जी, कि मैं हैदराबाद को भाग्यनगर बना दूंगा। अरे किसी के बाप की जागीर है, भाग्यनगर बना देंगे और हम लोग चूड़ियाँ पहन के बैठे, भाग्यनगर इन्हों बना देंगे। अरे भाई, हम चाह रहे हैं इतिहाद हमारे मुल्क में होना। तेलंगाना में तो हमारा इतिहाद है और हम चाह रहे हैं कि हमारे तेलंगाना के इतिहाद के बिना पे अदर स्टेटों में भी इतिहाद होना। अगर हम ले लिए योगी आदित्यनाथ जी की बात, तो योगी आदित्यनाथ जी चारमीनार के पास भाग्य लक्ष्मी मंदिर करने खड़े रह के कहते हैं कि ये हम इसको भाग्यनगर बना देंगे, हम पूरे भगवा झंडे से रंग देंगे। क्या ये रंगों का मेल है हिंदुस्तान? अरे हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा है, जिसको हर जात, हर धर्म, हर मज़हब वाला मानता है, और यही हमारी शान और यही हमारी पहचान है। जिसको एक रंग में रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भगवाधारियों से मैं कहता हूँ, पहले तिरंगे के रंगों को देखो। इसमें भगवा रंग भी है, इसमें सफ़ेद रंग भी है, इसमें ग्रीन रंग भी है, इसके अंदर ब्लू रंग भी है। तो ये हमारे तिरंगे को, एक पूरा तिरंगा जो है पूरे हिंदुस्तान की पहचान, शान, जान है, आन बान है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के सोच के ऊपर बीजेपी आज काम कर रही है और हिंदुत्व के ऊपर काम कर रही है। और हिंदुत्व है क्या? हमारा तो हिंदुस्तान ही हिंदुत्व है। हिंदुस्तान का नाम ही हिंदू से शुरू होता, तो यह है ही हिंदू राष्ट्र। इसको हिंदू राष्ट्र क्या बनाना चाहते हैं आप? कोई दूसरा राष्ट्र है? हिंदुस्तान नाम है हमारे मुल्क का। अब हम भारत हैं, ठीक है, हमारे भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। चाहे जितने भी दिग्गज नेता है, हमारे जो है देश के होम मिनिस्टर, अब रोडी शीटर भी थे, उन्होंने वांटेड लिस्ट में आपका नाम। गूगल पे अगर हम सर्च करें हिंदुस्तान के टॉप 10 कौन है,
क्राइम लिस्ट में अगर आप जाके देखो, गूगल को पूछो आप कि हिंदुस्तान का जो है टॉप 10 क्रिमिनल कौन है, तो क्रिमिनल में सबसे पहले नाम आता नरेंद्र मोदी जी का, सेकंड नाम आता अमित शाह जी का। अब तो गूगल ये भी बोल रहा सबसे जाहिल प्रधानमंत्री कौन है, कौन सी कंट्री का है बोले तो मार के अगर गूगल पे से तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हम नहीं बोल रहे, हम ऐसा गुस्ताखी भी नहीं करते क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ये गूगल बोल रहा, तो ये क्यों बोल रहा? क्योंकि इनके कारनामे हैं। गुजरात जब इन्होंने सीएम थे, गुजरात के अंदर ऐसे मुल्क के शानदार हस्तियों का कत्ल करवा दिए बेदर्दाना तरीके से। अगर वो मंजर याद करें तो हम आज भी चैन से सो नहीं सकते, उतना दर्द है सीनों में लोगों के। फिर भी ये क्या है, हिंदुस्तान को हम बोल रहे कि बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे, अमित शाह जी को बोल रहे, योगी आदित्यनाथ जी को बोल रहे, नितिन गडकरी जी को बोल रहे, और भी जो दिग्गज नेता है बीजेपी के अंदर, हम उन सभी लोगों को बोल रहे देखो आप गुनिस्ता में पहले भी एक बार हुकूमत में आए थे, उस टाइम में भी हिंदुस्तान में फसाद बर्पा करे थे, और पिछले 8 साल से भी आप फसाद बर्पा कर रहे हैं। आपके कौन सा ऐसा कार्यकाल अच्छा रहा 8 साल में जिस कार्यकाल के ऊपर हिंदुस्तान की जनता आपको जो है बधाई दे और तेलंगाना की आवाम आपको बधाई दे, आपका स्वागत करे? आप पैसे दे के लाके खरीद के लाके लोगों को खड़ा करके कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाह रहे कि आप जो है कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे से ज़्यादा पब्लिक जमा करते। मौजूदा हमारी रूलिंग पार्टी टीआरएस पार्टी जो आंख बंद करके गूंगे भैरों की तरह बैठी है, उसको बताना चाह रहे। आप साबित क्या करना चाह रहे तेलंगाना में? हमको तो ये समझ में नहीं आया। हम तो ये समझ रहे तेलंगाना के अंदर आप तेलंगाना का अमन ख़राब करना चाह रहे हैं, तेलंगाना की भाईचारा ख़त्म करना चाह रहे हैं, तेलंगाना के अंदर गंगा जमुना तहजीब जो निज़ाम के स्टेट निज़ाम दौर से जो चल लेते आ रही, उस तहजीब को बर्बाद करना चाह रहे हैं आप। इससे ज़्यादा आपका कोई मंशा नहीं है। आपको सारे हिंदुस्तान के अंदर, अब तेलंगाना में आपका कोई बोलबाला तो था नहीं। 2018 में आप कोशिश करें, 2019 में आपके ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ तो कुछ आप सिलेक्टेड जगह के ऊपर एक मोनोपोली के तहत ईवीएम मशीन से आप अपने एमपीस बनाए। और अगर हम कॉर्पोरेट इलेक्शन में आते तो 2019 के बाद कॉर्पोरेट इलेक्शन के अंदर आते तो आप बिल्कुल कम्युनल पॉलिटिक्स, कर्नल ज्योति जो एक आग फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि हमारे पास खुद एक जहर है जो मुसलमान खुद वो जहर का घुट पी पी के ओएलसीडी के अंदर से उनके गलों में से सांस नहीं निकल रही, डर के मारे बैठे हुए, वो किसी और से नहीं, हमारे खुद के जहर को हम पी रहे हैं। वो जहर हमारा लेके उनकी इनकी मोनोपोली करके ये लोग बीजेपी कॉर्पोरेट इलेक्शन में अपना रंग बताई। उसके बाद से इन्हों बार बार तेलंगाना को जो चक्कर काट रहे, तो 2 जहर है ये कर्नल। मैं तो कर्नल पॉलिटिक्स का बिल्कुल ज़ाती तौर पे विरोध करता हूँ इसका, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अगर मुल्क में, भीमराव अंबेडकर साहब के मैं अल्फाज दोहराता हूँ कि अगर जिस दिन हमारे मुल्क में कर्नल पॉलिटिक्स अगर सत्ता में आ गई, उस दिन से देश का हमारे सत्यानाश होगा, देश का भाईचारा ख़त्म होगा। आज वो हम अपनी आँख से देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें बीजेपी की जीत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर अगर बीजेपी पार्टी में रूलिंग में आ रही, कहीं भी जीत रही, वो आरएसएस की जीत है, आरएसएस की सोच की जीत है। कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन हम बराबर बोलते रहेंगे और बोलेंगे कि आरएसएस जो सिविल आर्मी जो तैयार करके रखी है, जो आर्मी सेल्फ डिफेंस के नाम पे तैयार की गई है, क्यों बीजेपी उसके ऊपर नज़र नहीं डाल रही? क्योंकि 10 करोड़ की ये लोग मेजॉरिटी में खड़े हुए हैं, और वो जो क्यों आरएसएस संघ परिवार इतनी बड़ी आर्मी तैयार करा हुआ है सेल्फ डिफेंस के नाम पे, तो इससे मैं तो बोलता हूँ कि मेरे मुल्क को ख़तरा है। मेरे मुल्क को ख़तरा इसलिए है क्योंकि मेरे मुल्क में क्या आर्मी नहीं है, मेरे मुल्क में क्या इंटेलिजेंस नहीं है, क्या मेरे मुल्क में वो नहीं है? तो इन्हों किस चीज़ की तैयारी दे रहे, इन्हों किस चीज़ की बता रहे, और कौन सा सेल्फ डिफेंस का? सेल्फ डिफेंस में आप वेपन चलाना सिखा रहे हो, और वेपन वो कौन सा? आर्म्स, आप जो है गन चलाना सिखा रहे हो, लॉन्च चलाना सिखा रहे हो, और बच्चों के हाथ में, जो बच्चों के हाथ में कापी पेन और बड़े बड़े डिग्रियां उनके पास होना चाहिए था, आज वो लोग तलवारें झंडे ले रहे हैं भगवाधारी के नाम पर। इसको उस्काने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और वही तेलंगाना में ये काम करना चाह रहे हैं।
ये गठबंधन के ये लोग की साठ बाट गांठ घटी हुई है। क्योंकि एक हमारे पास है एक मुसलमानों का रहबर जो अपने आप को सारे हिंदुस्तान में घूम फिर के कह रही है पार्टी वो कि हम मुसलमानों के रहबर हैं, जबकि मुसलमान इनकार कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि बिहार के अंदर इनके 4 एमएलए निकल के जेडीयू में, और इससे पहले गुलबर्गा के अंदर इनके कॉर्पोरेटर निकल के आते हैं कांग्रेस में चले गए। तो जहाँ पे इनको जान लिए लोग, जहाँ पहचान लिए कि इन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुसलमानों को लिख जाके बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं उनके सामने खड़ा करें। हम सारे हिंदुओं की बात नहीं करूँगा, मैं सारे हिंदू, मेरे भाई मेरे दोस्त भी बहुत सारे हिंदू हैं, तो उन लोग नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में अशांति हो, हिंसा हो, ये नहीं चाहते हैं कि जो है एक कोई धर्म का बलबला, वो हमारा धर्म हमारी जगह है भाई, आपका धर्म आपकी जगह, हम सब भाई भाई है, हम एक दूसरे की मौताओं में, एक दूसरों की शादियों में आने वाले उनके दिलों में जो है रोज़ एक जहर भरा जा रहा। तो ये बीजेपी पार्टी की तरफ से भरा जा रहा। आप देख लीजिए 8 साल से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, कोई ना कोई एक ऐसा आदमी आ जाता, 15 दिन मीडिया में चलता। और एक मीडिया हाउस धार्मिक डिबेट के ऊपर बुला लेती है चंद बेवकूफ़ों को और धार्मिक डिबेट ही करती, क्योंकि धर्मगुरुआ नहीं है। क्या धर्मों के अंदर धर्मगुरु नहीं है? जिसके धर्मगुरु, धर्म के अंदर धर्म की बात करना हो लोगों, वो छोड़ करके एक टीवी चैनल बिकाऊ मीडिया के तहत ये काम हो रहा है, हिंदुस्तान को बर्बाद और तबाह और ताराश कर रहा है, श्रीलंका की ओर लेके जा रहा है। जो मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ रही, इसके जिम्मेदार कौन है? सरासर जो रूलिंग में रहेगा वही उसके, हम तो बोल वही रहे हैं। हम बोल रहे क्या कि आप ये हिंदुत्व छोड़ो, आज मेरा मुल्क महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी के मुद्दे से लड़ रहा है। आज तबाह ताराश के होने के ऊपर चले गए, हम श्रीलंका के तरफ दौड़ लगा रहे हैं, हम तेज़ी से श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अगर पेट्रोल डीजल पे अगर दाम बढ़ता है तो सारे चीज़ों के ऊपर दाम बढ़ता है, रोज़मर्रे की ज़िंदगी के ऊपर दाम बढ़ता है, हर चीज़, सुई से लेके, खाने से लेके, पहनने से लेके, हर वो चीज़ के ऊपर दाम पड़ता। ऐसी हिमाकत कर दी है आप कि जीएसटी खाने पीने की चीज़ों पे 5% लगा दिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में दवा के ऊपर आप 5%, मरीज हैं मरने वाले, जीते मरते उनका भरोसा नहीं, उनकी दवा के ऊपर 5% जीएसटी लगा दिए। ये सरकार सरासर मुल्क को बर्बाद करने के ऊपर है और सरासर ये मुल्क को बर्बाद करने जा रही है। राहुल गांधी पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं उसमें हकीकत क्या है? बीजेपी पार्टी के पास कोई काम धंधा नहीं। बीजेपी पार्टी के पास सिर्फ 2 काम है। एक, कांग्रेस को मुफ्त भारत कराने की कोशिश, वो कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, और एक हिंदुत्व, हिंदू मुसलमान नफरत फैलाओ, ये 2 काम कर रही, ये तो उनका है। और जो पार्टी के जो राहुल गांधी जी के बारे में बोला जा रहा है, उनके ये लोग जूतों के पास भी बैठने के लायक नहीं। उस परिवार के, जो परिवार संघर्ष करा, सारे लोगों को जोड़ा, गांधी जी की नीति अगर आप देखेंगे तो सारे कम्युनिटीज़ को जोड़े आप, और वो परिवार जो खुद को बलिदान देते गया। आप मुझको बताइए कि बीजेपी के कौन से परिवार में से इस मुल्क के लिए शहीद हुआ या इस मुल्क के लिए जान दी? कौन सा अपने सीने पे गोली खाई ये लोग? कौन सा इनके गर्दनों में फंदे पड़े? ये सारे कांग्रेसियों के कल्ले में पड़े, कांग्रेसियों के सीने पे गोलियां खाए, और आज़ादी से पहले भी खाए, आज़ादी के बाद भी खाई। आप बताइए गांधी जी को मारने वाले कौन? गोडसे, नाथूराम गोडसे। इंदिरा गांधी जी को किस तरीके से मरवाया गया, किसकी पॉलिसी से मरवाया गया, पीछे कौन पॉलिसी कर रहे थे? ये बीजेपी वाले। क्या कोई दूसरे समुदाय वाले मारे? हाँ, राजीव गांधी जी के पीछे साजिश। तो ये सारे देश के लिए बलिदान दिए ना, इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या किसी से? नहीं थी, इसी मुल्क के लिए थी, इसी मुल्क हमारे लिए थी, आपके लिए थी, और ये जो नाथूराम गोडसे के लिए थी, ये भी इसी मुल्क में रहने वाले हैं। तो वो लोग सम्मान दिए थे, इनको भी सम्मान दिए, और आज ये लोग ये पॉलिसी समझ नहीं रहे और तरह तरह के नए नए इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये लोग को फिर से पढ़ना, इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है और इतिहास को जानने की ज़रूरत है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं हिंदुस्तान की आज़ादी में इनका भी हिस्सा था, आप क्या कहते हैं? हाँ, था ना,
क्या था? माफ़ी मांगना, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगना, ये हिस्सा था इनका। अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने का हिस्सा था बीजेपी वालों का। आपको याद होगा सावरकर जी ने चिट्ठी लिख के दी थी हिंदुस्तान से कि अंग्रेज़ों से कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम आपको नहीं करेंगे, आरएसएस आपका काम, आपका साथ नहीं देंगे, आरएसएस कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं देंगे, नहीं दी। ये हिस्सा था उनका। अरे इनकी जान कौन बख्शे? 2 रात की जेल में माफ़ी मांग लिए और आप बड़ी बात बोल रहे आगे कि नहीं हम, हमारे देश के अंदर हमारा हिस्सा था। अरे तो बताइए आपका हिस्सा कहाँ था, कहाँ से आपने कुर्बानी दी? हम तो पूछ रहे, अरे हम आज से नहीं पूछ रहे, 1947 से पूछ रहे कि आप बताइए आपका कहाँ रोल है। आप आंख खोल के तो देखिए मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये आरएसएस की प्लानिंग है। बीजेपी पार्टी कोई मायनेदार पार्टी नहीं है। आज अगर सत्ता में है तो आरएसएस की वजह से है और किसी चीज़ की वजह से नहीं। आरएसएस चाह रही है इस मुल्क को बर्बाद करना, और बीजेपी अगर नहीं आए, अगर आपको अगर उतना दम है तो आ जाओ ना, ईवीएम बाजू हटाओ, वायलेट इलेक्शन कर लेंगे, पूरे हिंदुस्तान का वायलेट इलेक्शन करेंगे। ईवीएम के लिए कांग्रेस पार्टी आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? हम तो उठा रहे हैं साहब, लोग देख नहीं रहे तो हम क्या करते? हम तो हर मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं। हिंदुस्तान का किसी भी जात, किसी भी कास्ट, किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म का मुद्दा हो उठाते। आप बताइए 2014 में बीजेपी पार्टी क्या ऐसे ही सत्ता बना ली? हमको नहीं मालूम है। हम इलेक्शन कमिश्नर से पूछ रहे हिंदुस्तान के कि वो ईवीएम चोरी हो गए थे, उसका रिकॉर्ड कहाँ है? आपको वो ईवीएम मिले नहीं मिले वो दो, आप मुंह क्यों छुपा रहे? हम तो ये बात पूछ रहे। अरे ईवीएम पे जो बीजेपी पार्टी के पास जो चोरी किए हुए ईवीएम है, मेरा तो सीधा आरोप है उनके ऊपर। वो इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए जा करके देखे, आप दबे हुए क्यों? हाँ बाबा कलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत तवील वक्त दिए हैं। इंशाल्लाह आइंदा आपसे फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आपका।